नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में जाति जनगणना की। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत चर्चा में रहता है, काफी पेचीदा भी है। हाँ बिल्कुल, और इस पर बहस भी खूब होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके अलग अलग पहलुओं को समझें। हमारे पास कुछ लेख हैं, रिसर्च है, उसी के आधार पर ये पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, अभी क्या चल रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। सही। तो कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ, इतिहास से ही शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में मतलब 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति पूछी जाती थी। अच्छा, हाँ। और मैंने पढ़ा था कि 1931 में तो कोई 4000 से ज्यादा जातियां या उपजातियां थीं। हाँ बिल्कुल, काफी डिटेल में होता था वो। लेकिन फिर आज़ादी के बाद 1951 से नेहरू जी, पटेल जी, इन नेताओं ने सोचा कि इससे समाज में बंटवारा बढ़ सकता है। तो राष्ट्रीय जनगणना में जाति पूछना बंद कर दिया गया। सिर्फ एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति, सिर्फ उनके आंकड़े लिए जाते रहे। तो इसका मतलब हुआ कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी असल आबादी कितनी है, इसका कोई ठोस सरकारी आंकड़ा ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, कोई आधिकारिक डेटा न, अनुमान लगते रहे। कभी कोई कहता 27%, कोई कहता 52%। मतलब एक बहुत बड़ा डेटा गैप बन गया, सालों साल तक। हाँ, दशकों तक। तो इसी गैप को भरने के लिए और खासकर जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीडीएस है, मनरेगा है, हाँ, गरीबों तक सही मदद पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। तो उसके लिए 2011 में यूपीए सरकार ने कोशिश की, एसईसी करवाया, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। लेकिन वो तो शायद सफल नहीं हुई थी। मैंने सुना था डेटा में बहुत गड़बड़ियां थी। हाँ, उसमें दिक्कतें आईं। करीब 46 लाख मतलब 4.6 मिलियन जातियों के नाम ऐसे दर्ज हो गए जो मेल नहीं खाते थे। लोगों ने अपने गोत्र, गांव या कुछ भी लिखवा दिया। अरे, डेटा कलेक्शन ठीक से नहीं हो पाया। और ये दिखाता है कि जमीन पर जाति की पहचान कितनी जटिल है, व्यक्तिपरक है। सही बात है। तो नतीजा ये हुआ कि एसईसीसी के जाति वाले आंकड़े को अनुपयोगी मान लिया गया। वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ ऑफिशियली। तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश नाकाम रही। फिर राज्यों ने खुद से कोशिश की, जैसे बिहार में हुआ। हाँ बिल्कुल, जब केंद्र से नहीं हुआ तो राज्य आगे आए। बिहार ने 2023 में अपना सर्वे कराया। उसके क्या नतीजे थे? उसमें आया कि ओबीसी और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोनों मिलाकर 63% से ज्यादा हैं। एससी करीब 19.65%, एसटी 1.68%। अच्छा खासा नंबर है ये तो। हाँ, और इसी के आधार पर वहाँ आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। ओह, अच्छा। और कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, कर्नाटक ने 2015 में सर्वे किया था, रिपोर्ट 2024 में आई। वहाँ अनुमान था कि ओबीसी करीब 70% हो सकते हैं। 70%? हाँ, लेकिन वहाँ की जो प्रभावशाली जातियां हैं जैसे लिंगायत और वो कलिगा, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। कहा कि ये सर्वे अवैज्ञानिक है। विवाद हो गया मतलब। बिल्कुल। तेलंगाना ने भी 2023 में सर्वे किया, वहाँ भी पिछड़ा वर्ग बीसी 56% से ज्यादा निकला। तो राज्यों के स्तर पर भी ये आसान नहीं है, काफी विवादास्पद हो जाता है। तो जाहिर है इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। जो पक्ष में है वो क्या कहते हैं? उनका मुख्य तर्क है कि अगर हमें सही नीतियां बनानी है, सामाजिक न्याय करना है, तो सटीक डेटा तो चाहिए ही, पता तो चले कौन कितना है, किसकी क्या स्थिति है। सही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आरक्षण जैसी चीजों के लिए विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए। इससे असमानता की असल तस्वीर सामने आएगी। और विपक्ष के तर्क? विपक्ष को डर है कि इससे जातिगत पहचान और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, समाज में बंटवारा बढ़ेगा, पहचान की राजनीति तेज होगी। पॉलिटिक्स। हाँ, और एसईसी का अनुभव बताता है कि ये करना कितना मुश्किल है। प्रशासनिक चुनौती है, फिर गोपनीयता का भी सवाल है। हाँ, प्राइवेसी। वो पुट्टस्वामी वाला जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का निजता के अधिकार पर। बिल्कुल, वो भी एक बड़ी चिंता है। और ये डर भी कि इससे आरक्षण पर जो 50% की सीमा है उसे तोड़ने का दबाव बनेगा, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। कर्नाटक में हमने देखा। सही बात। तो इन सब तर्कों और बहसों के बीच अब ताजा डेवलपमेंट क्या है? अब सरकार क्या कर रही है? ताजा खबर ये है कि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। अप्रैल 2025 में ये तय हुआ कि 2027 में जो राष्ट्रीय जनगणना होगी, हाँ, उसमें जाति की गणना शामिल की जाएगी। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर पर अब ये होगा। हाँ। सरकार का तर्क है कि जनगणना वैसे भी केंद्र का ही विषय है, तो एक स्टैंडर्ड तरीके से
पूरे देश में एक साथ हो। इससे राज्यों के सर्वे से जो कंफ्यूजन या संदेह पैदा हुए थे वो दूर होंगे और शायद सामाजिक ताना बाना भी ठीक बना रहे। टाइमलाइन क्या है इसकी? इसकी जो रेफरेंस डेट है वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। मतलब प्रक्रिया 2026-27 में चलेगी। तो अगर ये जनगणना होती है और आंकड़े आते हैं तो इसके असर क्या हो सकते हैं? क्या आरक्षण कोटा बदल जाएगा एकदम से? बड़ी कानूनी बाधा है। हाँ, वो तो है। सामाजिक स्तर पर, जैसे हमने बात की, तनाव बढ़ने का खतरा है और लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और प्रशासन के लिए? प्रशासन के लिए जरूरी होगा कि SECC 2011 वाली गलतियां न दोहराई जाएं। एक पारदर्शी, सुरक्षित और मानकीकृत प्रक्रिया अपनानी होगी। तो कुल मिलाकर ये जाति जनगणना का मुद्दा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। इतिहास से लेकर SEC की चुनौतियां, फिर राज्यों के प्रयास, पक्ष विपक्ष के तर्क, और अब 2027 में राष्ट्रीय स्तर पर इसे करने की योजना। हाँ, और इसके सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत असर बहुत गहरे होंगे, ये तो तय है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात यह है कि 2027 में जो ये आंकड़े मिलेंगे, क्या वो सिर्फ आरक्षण और योजनाओं के बंटवारे तक ही सीमित रहेंगे, या क्या ये आंकड़े हमें समाज में जाति की जो असल संरचना है, शक्ति के समीकरण है, वंचना है, उसको ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेंगे? क्या ये डेटा वाकई सामाजिक न्याय को मजबूत करने का एक टूल बनेगा, या सिर्फ राजनीतिक गुणा भाग का एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगा?